सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा वीडियो जारी कर दी है खार्क के जजीरे के ऊपर जो अटैक किया अमेरिका ने, और वीडियो के ऊपर लिखा है अनक्लासिफाइड। देखें, ये ईरान पे दबाव डालने की एक कोशिश है। जो इन्फॉर्मेशन आई उसके मुताबिक 90 के करीब बम मारे हैं उस जजीरे पे। और जजीरा आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि ये 20 मुरब्बा किलोमीटर का एक छोटा सा जजीरा है, बहुत बड़ा तो है नहीं। तो यहाँ पे अमेरिकन एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके 20 के करीब बम मारे हैं। अब याद रखिएगा कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई एटमी असासे हैं या कोई मिसाइलों की साइट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ तेल की तनसीबात है और उन तनसीबात को चलाने के लिए एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है या कोई थोड़ा बहुत यहाँ पे मिलिट्री की मौजूदगी हो सकती है दिफाई नुक्ता नजर से। अब अमेरिका ने दावा किया है उन्होंने सिर्फ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जो दिफा के साथ मुंसलिक है। इसको एक वार्निंग के तौर पर लिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ईरान को धमकाने की कोशिश की है कि हम बड़े पैमाने पर जजीरे को तबाह कर देंगे और 90% ईरान की जो सलाहियत है जिसके जरिए से वो एक्सपोर्ट करता है ऑयल को, वो उसको डैमेज करेंगे। फिर ईरान को दोबारा से काम करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने पहले ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ किया गया, हमारे तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, तो हम पूरे खित्ते में यही करेंगे। हमारा तेल नहीं बिकेगा, हमारी बिजली नहीं चलेगी, तो फिर किसी का भी तेल नहीं बिकेगा, किसी की भी बिजली नहीं चलेगी और अमेरिका के मफादात खित्ते में डैमेज कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं ईरान इसका रद्द-ए-अमल क्या देता है, क्योंकि ये एक आग है जिससे अमेरिका ने खेलना शुरू किया। यहाँ पे तेल की बहुत बड़ी बड़ी और भी तनसीबात है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह की ये धमकी है, जिस तरह वो वीडियो जारी की, वो वीडियो जारी करने का मकसद भी यही है, अनक्लासिफाइड उसके ऊपर लिखा हुआ है, ताकि ईरान देख ले और उसको पता चले कि जनाब हम ये कर सकते हैं और इतना करीब अगर हम आ गए तो हमें आइडिया है कि हम ये तनसीबात तबाह कर सकते हैं। अब उसके रद्द-ए-अमल में यूएई ने कुछ चीजें की हैं और कुछ चीजें यूएई कर सकता है। नंबर एक तो ईरान ने खारक और अबू मूसा जैसे जजीरों पर हमलों के बाद यूएई की आवाम के लिए और आबादियों के लिए एक अपील जारी की है फौरी तौर पे। जो दुबई की आबादी है यूएई की, उन्हें और वहां के जो अवाम है उन्हें एक अपील की है ईरान ने ये 2 जजीरों पे हमले के बाद। और उन्होंने कहा जी अपने नुकसान से बचने के लिए जितने भी शहरी हैं वो अपने शहरों में मौजूद बंदरगाहों से या जिन टर्मिनल्स के ऊपर जहाज आकर लंगर अंदाज होते हैं, बैरी जहाज, उन टर्मिनल से और जो अमरीकी ठिकाने हैं जहां जहां पे या जहां पे अमेरिकन ठहरे हुए हैं, इन जगहों से अपने आप को दूर रखें। और साथ ईरान ने यह कहा कि वो अमरीकी मफादात वाले तवानाई से मुतालिक तनसीबात को निशाना बनाएंगे, तो फ्यूचर में लोग अपने आप को दूर रखें। फिर एक अटैक किया है यूएई ने एक ऐसी जगह पे जिससे एक नई किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा पंगा है कि कुछ ना कुछ करके आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना है, क्योंकि उसको खुलवाने में अमेरिका अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। अमेरिका को आइडिया नहीं था कि ईरान इतनी ताकत के साथ इसको बंद कर लेगा। हालांकि ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि बाकायदा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये रिपोर्ट शाया कर दी है, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ये जंग शुरू होने से पहले एक मरतबा नहीं कई मरतबा अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया और उनकी इंतजामिया को बताया कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है और एक बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन वो सब यही समझते रहे कि ये सारा कुछ करने से पहले ईरान हथियार डाल देगा, यानी इसराइल और अमेरिका इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान के ऊपर कि ईरान हथियार डाल देगा और आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने का ख्याल उसके ज़हन में नहीं आएगा। लेकिन ये हुआ, उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी और अब सूरत हाल आपके सामने है, वो खुलवा ही नहीं पा रहे। तो एक अटैक किया ईरान ने यूएई में और ये फजीरा की बंदरगाह पे हुआ है। फजीरा की बंदरगाह पे एक बहुत बड़ा ऑयल का डिपो है, यानी इस रीजन में जो ऑयल के डिपोज हैं उनमें जो सबसे बड़ा उनमें से एक है, और ये यूएई के अंदर तेल जखीरा करने का डिपो है। इसके ऊपर अटैक किया, वहां पे ड्रोन हमला हुआ और आग लगी हुई है बड़ी शदीद। अच्छा, आग लगने के बाद आप इस डिपो को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैरी जहाज वहां पे अब नहीं आएंगे। जो रीफ्यूलिंग होती है बैरी जहाजों की वो यहाँ से होती है और इस फैसिलिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो देखें ना, अगर आप ये नक्शा देखें आप एक मरतबा खलीज का, आपको नजर आएगा एक खलीज फारस का इलाका है। यहां से जितना तेल निकलता है वो आबनाए हुर्मुज़ से होकर गुजरता है। लेकिन अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो जमीनी रास्तों को इस्तेमाल करें जो बहुत महंगे पड़ते हैं, लेकिन तेल की तरसील जारी रह सकती है और आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास किया जा सकता है अगर जमीनी रास्तों से रेड सी की तरफ चले जाए तो, या ओमान की किसी बंदरगाह को या कुछ एरियाज को इस्तेमाल कर दिया जाए तो ईरान ने इसी पेशे नजर इस बंदरगाह को डैमेज किया है। वो इसीलिए कि ये बाईपास करती है आबनाए हुर्मुज़ को
और एक चीज और जो ईरान करने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। ईरान बड़ी तेजी से जो यमन के साथ मामलात हैं वो कर रहा है। अगर वहां पे मौजूद हौसी फोर्सेस वो बाबे मंदब को बंद कर देती हैं तो फिर तो कहानी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी पूरे रीजन की। याद रखें, इस पूरे खित्ते में दो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक आबनाए हुर्मज है और इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसको कहते हैं बाबे मंदब। ये जरा आप गौर से देखें, ये आपको समंदर में एक एरिया नजर आ रहा है। इसके एक तरफ यमन है, एक तरफ जबूती है, या एक तरफ आप सोमालिया भी कह सकते हैं, वो उस तरफ है। तो ये अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में एक पट्टी जाती है पानी की जिसे रेड सी कहते हैं। आगे जाके सऊदी अरब आ जाता है और यही वो रास्ता है जो स्वेज कनाल से मिस्र से होता हुआ गुजरता है और यूरोप के पास चला जाता है। तो यूरोप को जितनी भी तरसील होती है पेट्रोलियम की या रॉ मटेरियल की या जितनी भी चीजें यहां से एक्सपोर्ट होकर यूरोप जाती हैं वो इसी बाबे मंदब से होकर गुजरती है। चाहे पाकिस्तान बना रहा है, चाहे इंडिया बना रहा है, चाहे अफगानिस्तान, कोई भी कहीं से भी कोई चीज जा रही है या गल्फ ममालिक से चीजें जा रही है या इवन जो सामान जाता है अफ्रीका से वो भी ये यहां से होकर गुजरता है रेड सी में से और आगे से ये चला जाता है स्वेज कैनाल से होता हुआ यूरोप की तरफ। अब अगर बाबे मंदब को बंद कर दिया जाता है और ईरान इसमें भी कामयाब हो जाता है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर या यमन के साथ मिलकर, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यमन बड़े लंबे अरसे से जंग लड़ रहा है और वो बड़े तगड़े हैं, वो ये काम जानते भी हैं और वो समुद्र को कंट्रोल करना भी जानते हैं, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है इसमें। ये वही एरिया है यमन का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले कि सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर अटैक किया था कि यूएई वहां पे अपना कंट्रोल करना चाह रहा था कि बाबे मंदब पे यूएई का कंट्रोल बेहतर हो जाए। लेकिन अब यूएई खुद एक मुसीबत में, वहां पे बम गिर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यूएई का कंट्रोल सूडान के ऊपर भी कमजोर हुआ है। अगर आपने मेरी एपिसोड देखी तो मैंने आपको बताया था कि सूडान के अंदर यूएई मुदाखलत कर रहा है और लीबिया से खलीफा हफ्तार जिसके साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात भी की थी हथियार देने के लिए, वो भी सपोर्ट कर रहा है, यूएई भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मौजूदा मिलिट्री रिजीम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये सूडान के अंदर हालात खराब कर रहे हैं। वहां पे सोना बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही सूडान के ऊपर यूएई की जो मलेशिया है उसका कंट्रोल कम हुआ, यूएई की तवज्जो हटी, तो फौरी तौर पे सूडानी फौज ने इलाके फतह करना शुरू कर दिए और वहां पे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे खलीफा हफ्तर है, चाहे वो यूएई है, चाहे उनकी सपोर्ट जिस मलेशिया को उन्होंने किया वो है, उनको नुकसान हुआ और वहां पे कंट्रोल जो है वापस सूडान के पास जा रहा है। तो ये बात कहां से कहां निकल गई। तो बाबे मंदब अगर यहां पे भी कंट्रोल होता है तो फिर ईरान की ग्रिप बहुत ज्यादा हो जाएगी और एक उन्होंने फैसिलिटी को अटैक कर दिया है। लड़ाई इसी तरह से लगता है कि अब बढ़ती चली जाएगी। नाज़रीन, अमरीकी फौजियों पे अब तक जो हमले हुए हैं उनमें एक बड़ा खौफनाक हमला कुवैत के अंदर हुआ है और अब इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं। द यरूशलेम पोस्ट ने, इस्राएली अखबार ने इसके बारे में लिखा कि शईबा बंदरगाह पर जो हमला हुआ वहां पे एक फौजी अड्डा है अमेरिका का, उसको जब निशाना बनाया गया तो 30 अमेरिकी फौजी निशाना बने हैं जिनमें से 20 की हालत अभी भी तशवीशनाक है और बुरी हालत में उन फौजियों को यहां से मुंतकिल किया गया है। अमेरिका के तैयारे अब तक कितने तबाह हो गए हैं, हम उन सारी खबरों का जायजा ले लेते हैं जिनमें अमेरिकन तैयारे गिरने या तबाह होने का जिक्र है। एक तो शुरू में कहा गया फ्रेंडली फायर के अंदर 3 तैयारे अमेरिका के तबाह हो गए, तो 3 तो वो हो गए, ये जेट थे अमेरिकन फाइटर जेट्स बड़े महंगे। फिर एक तैयारे के बारे में खबर आती है वो इराक में गिर गया। फिर एक शुमाली ईरान के अंदर तैयारा गिरने की खबर आती है तो ये 5 हो गए। फिर 2 तैयारों में एक हादसा बताया जा रहा है लेकिन ईरान ये क्लेम करता है कि उन्होंने टारगेट किया है और ये जो 2 तैयारे हैं ये जो रीफ्यूलिंग करते हैं हवा के अंदर, ये वो तैयारे थे। अब 2 ये डैमेज हो गए, एक तबाह हो गया, उसके अंदर जो अमेरिकन फौजी हैं वो भी मारे गए और 5 तैयारे जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर निशाना बने हैं एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको इसकी सारी तफसीलात बताई थी। तो अब तक की इतला के मुताबिक ये लगभग 12 तैयारे बनते हैं, 10 से 12 तैयारे अमेरिका के अब तक डैमेज हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं इस लड़ाई में। अमेरिका कहता है ये हादसों में हो रहे हैं, ईरान कहता है नहीं जी ये जंग में हो रहे हैं। अब जो भी हो रहा है हालात नॉर्मल होते तो तैयारों के साथ ये ना हो रहा होता, सीधी सी बात है। ये जो रीफ्यूलिंग वाला तैयारा है ना KC-135, ये बड़ा महंगा तैयारा है, सस्ता नहीं है और इसकी जो प्राइस है यानी ये आपका डिपेंड इसके ऊपर आप इसलिए करते हैं कि लड़ाई के बीच में जो जेट तैयारे हैं उनको रीफ्यूलिंग करते हैं ये तैयारे, तो जेट को वापस नहीं जाना पड़ता, वो हवा में रीफ्यूलिंग हो जाती है। अब ये तैयारा 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है, ये इतने महंगे तैयारे हैं और ये जनाब गिर रहे हैं, तैयारे तबाह हो रहे हैं, इसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है। बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर अभी अटैक किया ईरान ने और इस अटैक के अंदर जो रेडार्स थे वहां पे अमेरिकी एम्बेसी में लगे हुए उन्हें तबाह कर दिया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तो हो रही है।
एक और बहुत बड़ी खबर, और ये खबर अमेरिका को हिला देने वाली खबर। खबर ये है कि किम जोंग उन, ये अमेरिका के लिए खौफ की अलामत है। लोग इसको दहशतगर्द के तौर पे देखते हैं, लेकिन इसने कोई भी आलमी जंग शुरू नहीं की, इसने दुनिया में किसी को एटम बम नहीं मारा, इसने मुल्कों के ऊपर कब्जे नहीं किए। लेकिन शुमाली कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, लोगों के ऊपर बड़े मजालिम होते हैं, ये भी एक बिल्कुल दुरुस्त बात है। शुमाली कोरिया के अंदर इंसानों की जिंदगी अजीरन है। वहां पे किम जोंग उन, बड़ा अजीब सा नाम है, ये वहां पे हुक्मरान है और ये बड़ा जालिम आदमी समझा जाता है अमेरिकन की नजर में। इसके पास जो हथियार है ये पूरी दुनिया पे अटैक कर सकता है। इसने दुनिया के बेहतरीन मिसाइल बनाए हुए हैं, इसके पास एटमी सलाहियत है, एटम बम है इसके पास, और इस आदमी के बारे में ये खदशा रहता है कि ये किसी वक्त भी लड़ाई कर सकता है। अब हुआ यह है कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का एक पंगा चलता रहता है। जनूबी कोरिया को अमेरिका सपोर्ट करता है और शुमाली कोरिया जो है उसके पास खतरनाक हथियार है। जनूबी कोरिया के साथ आगे जापान भी है और जापान को भी अमेरिका सपोर्ट करता है ताकि शुमाली कोरिया से बचाया जा सके इन दोनों मुल्कों को। अभी जो लड़ाई हुई है इसराइल को महफूज बनाने के लिए, जब अमेरिका के सारे रडार तबाह हो गए मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका ने जनूबी कोरिया जो अमेरिका का इत्तेहादी है, जिसको अमेरिका बचाना चाहता है शुमाली कोरिया यानी किम जोंग उन से, तो वहां से अमेरिका ने रडार के सिस्टम और जो एंटी एयर डिफेंस का पूरा उनका सिस्टम है वो वहां से उठाए और वो सारे शिफ्ट किए इसराइल की तरफ, ताकि कम से कम इसराइल को बचाया जा सके, क्योंकि यहां पे तो खित्ते में जंग नहीं लगी हुई जनूबी कोरिया में। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यहां से हथियार हटाए तो जनूबी कोरिया खतरे में आ गया। शुमाली कोरिया ने 10 मिसाइल दाग दिए हैं। अब ये मैं आपको बता रहा हूं कि अभी उन्होंने किसी चीज को निशाना नहीं बनाया, लेकिन 10 मिसाइल उन्होंने फेंके हैं जनूबी कोरिया के समंदर में, और ये एक वार्निंग शॉट था कि हम यहां मौजूद हैं। उन्होंने चेक किया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तो उठाकर ले गए इसराइल में अमेरिकन। तो अब शुमाली कोरिया ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया। उन्होंने कहा चेक करते हैं इनका सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने 10 मिसाइल फेंके बैलिस्टिक, और वो 300-400 किलोमीटर का फासला तय करके समंदर के अंदर उस वक्त गिरे जिस वक्त अमेरिका और जनूबी कोरिया की बहरिया वहां पे मशकें कर रही थी। ये है जनाब कहानी। तो कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, सिचुएशन जो है वो एकदम मूव की है, और ये ईरान को एक अजीबोगरीब किस्म की इसमें सपोर्ट मिलेगी। अमेरिका अपने हथियारों को लेकर जाता है मिडिल ईस्ट की तरफ, तो उसके दूसरे इत्तेहादी जो है वुल्नरेबल हो जाते हैं, उनको मार पड़ती है। और अगर हथियार उठा के वहां लेकर जाता है तो फिर क्या, कहां से उठाएगा हथियार? अमेरिका को हथियारों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब अपनी हिफाजत के लिए जो अमेरिका में उसने हथियार रखे हैं वो निकालेगा बाहर, तो ये एक नई सिचुएशन होगी, कौमी सलामती का भी इशू बन जाएगा। अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया, उसने अपने इत्तेहादियों को भी फंसा दिया। और किम जोंग उन का इस मौके पर 10 मिसाइल फायर करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल खबर है। और उस वक्त करना जब अमेरिका और जनूबी कोरिया वहां पे मशकें कर रहे हैं, और अमेरिका अभी हाल ही में वहां से उठाकर एयर डिफेंस का पूरा सिस्टम इसराइल लेकर गया है। ये जनाब एक तरह का ऐलान जंग है किम जोंग उन की तरफ से। अब अमेरिका बिन्नत तरले करेगा, अगर यहां पे लड़ाई करेगा तो एक बड़ी नई मुसीबत में फंस जाएगा। एक और चीज, अमेरिका की इकोनॉमी में ना एक बहुत बड़ा किरदार है पेट्रो डॉलर्स का। ये पेट्रो डॉलर्स क्या है? ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको नॉर्मली ओपेक इस्तेमाल करता है। ओपेक एक तंजीम है जो दुनिया में तेल की सप्लाई का काम करती है, ये तय करती है तेल कहां जाएगा, कितने का जाएगा, क्या होगा। शुरू में इसमें 5 मुल्क थे, ईरान था, इराक था, सऊदी अरब था, कुवैत था और वेनेजुएला था। 5 मुल्क इसमें शुरू में थे। अब कुछ 17 मुल्क है इसके अंदर, लिबिया भी आ गया, अमेरिका, बाकी वो बहुत सारे मुल्क आ गए इसमें। 1974 में अमेरिकी सदर डिक्सन ने एक मुआहिदा किया था सऊदी अरब की उस वक्त की हुकूमत के साथ कि आप, क्योंकि उस वक्त अमेरिका बहुत बड़ा बायर था, बहुत बड़ा खरीदार था अमेरिका और यूरोप सऊदी अरब के तेल का, तो इन्होंने मुआहिदा किया था कि हम जो भी तेल आपसे खरीदेंगे आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो वो डॉलर में पेमेंट करते थे और इस सारे निजाम को ओपेक जो एक तंजीम है वो कंट्रोल करती थी। तो इससे जो कमाई होती थी उसको पेट्रो डॉलर का नाम दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता डॉलर एक ऐसी करेंसी बनना शुरू हो गया कि पूरी दुनिया में तेल का कारोबार डॉलर पे चलना शुरू हो गया, और इतना ज्यादा डॉलर मकबूल हुआ कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, आप डॉलर देंगे आपका चल जाएगा। आप चाइनीज करेंसी दे दें, जापानी करेंसी दे दें, आप पाकिस्तानी करेंसी दे दें दुनिया के किसी मुल्क में, आप पाउंड दे दें, यूरो दे दें, नहीं चलते वो। यूरोप के अंदर यूरो चलता है, इसी यूरो को आप कहीं एशिया में ले जाए नहीं चलेगा। डॉलर दुनिया के हर मुल्क में एक्सेप्ट किया जाता है, वो एक आलमी करेंसी बन गया पेट्रो डॉलर के जरिए से। यानी दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत की जो एक तरसील है वो डॉलर के जरिए से हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने पेट्रोल इंपोर्ट करना कम कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने खुद अपना पेट्रोल बड़ा बंदोबस्त कर लिया। तो ऐसे में चाइना इस वक्त सबसे बड़ा खरीदार है पेट्रोल का इस खित्ते में, और रूस एक बहुत बड़ा
सेलर है, वो बहुत बड़ी मिकदार में पेट्रोल बेचता है दुनिया को। तो अब ईरान ने एक अजीबोगरीब शर्त रख दी है और चीन ने और ईरान ने ऐसा लगता है मिलकर अमेरिका को टिकाने लगाने का फैसला कर लिया। शर्त उन्होंने ये रखी है कि जो भी जहाज यहां से महदूद मिकदार में अपना तेल लेकर जाना चाहते हैं अपनी जरूरत के तहत, वो अगर चाइनीज करेंसी के अंदर पेमेंट करते हैं डॉलर की बजाय, तो हम उनके लिए रास्ता देंगे। देखिए, ये जिस वक्त अमेरिकन डॉलर गिरेगा ना, उस वक्त अमेरिका गिर जाएगा। अगर किसी एक चीज ने अमेरिका को सुपर पावर के तौर पे बरकरार रखा हुआ तो उसको डॉलर है, जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल करेंसी है। जब मुतबादल करेंसी आ जाएगी चैलेंज करने के लिए, तो फिर वो चैलेंज सिर्फ ये नहीं होगा करेंसी आ गई है, वो नई सुपर पावर आ जाएगी। और इसको तोड़ने के लिए ईरान ने चीन के साथ मिलकर ये शर्त रख दी है कि जनाब, जिन्होंने लेकर जाने हैं यहां से तेल के जहाज, वो एक काम करें, वो डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी के अंदर ले जाए उठा के। देखिए, दुनिया के जितने भी मुल्क हैं ना, उनके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो उन्होंने अपने मुल्कों में कौमी खजाना रखा हुआ, उसमें 60% डॉलर हैं। आपने तिजारत करनी हो, आपको डॉलर चाहिए होता है। आपने तेल खरीदना हो, आपको डॉलर चाहिए होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको डॉलर चाहिए होता है। तो डॉलर से निकल के जब दूसरी करेंसी में मामला जाएगा ना, तो फिर सुपर पावर का स्टेटस खतरे में पड़ेगा। ये ईरान ने अभी किया है। ये एक आगाज है, एकदम तो नहीं होगा, लेकिन एक आगाज किया है ईरान ने। और इस शर्त से आपको आइडिया हो जाएगा कि ईरान कहां हिट करना चाहता है और ईरान के साथ कौन कौन है। नादरीन, ये जो लड़ाई अमेरिका ने लड़ी है ना, या डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम डाल दिया है, ये अमेरिका के गले पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह इसमें फंस जाएगा। इसकी गवाही मैं आपको देता हूं कैसे। ये एक खबर है, एक इंटरव्यू दिया अमेरिका के नायब सदर ने, जेडी वेंस। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी कि आप सदर ट्रंप को क्या मशवरा देते हैं। तो वो खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा जी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। यानी नायब सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ हालिया फौजी कार्रवाइयों और व्हाइट हाउस में होने वाली खुफिया मुशावरत के हवाले से बड़ा मोहतात और पुरस्रार उनका मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमलों के हवाले से व्हाइट हाउस में एक अहम और खुफिया मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप को अहम मशवरे दिए। ईरान हमलों पर ट्रंप को मशवरा, यानी मैं जेल नहीं जाना चाहता कि मैं अब चीजें जो है वो ओपन करूं। यानी इन्होंने एक हलचल मच की है उसके इस स्टेटमेंट से कि जनाब, ईरान पे हमले की वजह से जेल भी जाना पड़ सकता है, तो फिर ट्रंप तो जेल जाएगा। उन्होंने कहा, मशवरों की तफसीलात मैं नहीं बता सकता, मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए सदर ट्रंप के साथ जो बात हुई वो मैं सामने नहीं ला सकता। इस मीटिंग की हसासियत ऐसी है, वो किसी भी कीमत पर इसे आम नहीं कर सकते। देखें, अमेरिका में बार बार मौजूदा रजीम को समझाया गया था कि ये वाला पंगा नहीं करना, लेकिन ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए काम डाल दिया। अब ट्रंप के अपने लोग डरे हुए हैं। एक मिथ ये है और ये दावा किया जा रहा है, द टेलीग्राफ ने यह दावा भी किया है कि अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ, इनको जनाब ईरान जंग पे हटाया भी जा सकता है, क्योंकि सारी तनकीद का रुख इनकी तरफ जाएगा और बहुत मुमकिन है कि इसको एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए और ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप की जगह पे सजा भुगत रहा हो फ्यूचर में, क्योंकि इसने बड़े जारहाना बयान दिए हैं ईरान पे अटैक के हवाले से। तो वो जंग जो बड़े शौक से शुरू की थी अमेरिका ने, अब अमेरिकन के गले पड़ी हुई है और उन्हें यह लगता है कि गलत फैसलों की कीमत अदा करनी पड़ेगी। नादरीन, ईरान में जो अब तक लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 1350 के करीब है और 17,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका को जो लोग मतलूब हैं उनमें से चंद लोग अवाम के अंदर खुले फिर रहे हैं। यानी अली लारंजानी की वीडियोज आई, वो अवाम के अंदर घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू का कोई पता नहीं कि वो किधर गया और उसकी एक वीडियो के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन ये सारी अफवाहें, अभी तक कंफर्मेशन किसी चीज की नहीं आई। अब देखना यह है कि क्या इसराइल वापस नॉर्मल हो पाएगा, क्योंकि इसराइली शहरी एक फोबिया का शिकार हो गए हैं।